इन्वेस्टर्स लव मोमेंटम फंड्स। इसका एक सिंपल रीजन है, ये फंड्स हाई रिटर्न्स डिलीवर करते हैं। हालांकि अल्फा स्ट्रैटेजी बेस्ड फंड्स ने मोमेंटम फंड से भी बेटर परफॉर्म किया है। अगर आप फैक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अल्फा या मोमेंटम स्ट्रैटेजी के बेसिस पर किसी एक को चूज करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हम मोमेंटम और अल्फा इन्वेस्टिंग स्टाइल्स के बेसिस पर फैक्टर फंड्स का कंपैरिजन करेंगे। ये वीडियो दो ब्रॉड सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम इन 11 इंडाइसिस की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर नजर डालेंगे। यहाँ हम अल्फा और मोमेंटम बेस्ड इंडाइसिस के बीच सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखेंगे। फिर हम सभी 11 इंडाइसिस के परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। वीडियो के एंड तक यू विल नो कि आपको कौन सा फंड पिक करना चाहिए, इसलिए वी रेकमेंड आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मोमेंटम या अल्फा बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको एक इंडेक्स फंड पिक करना होगा जो उन 11 इंडाइसेस में से एक को ट्रैक करता हो जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 मोस्ट पॉपुलर इंडाइसेस में से एक है। अराउंड 7 इंडेक्स फंड्स फिलहाल इसी पर बेस्ड हैं। हालांकि सिर्फ कुछ स्कीम्स ही अल्फा इंडाइसेस पर बेस्ड हैं। फंड हाउसेस इस स्पेस में स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मिराई एसेट ने करीब 8 महीने पहले निफ्टी 200 अल्फा 30 ETF लॉन्च किया था। अब इसने इस ETF के लिए फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। ये NFO 22 जुलाई को बंद हो चुका है। परफॉर्मेंस पर डिस्कस करने से पहले हम मोमेंटम और अल्फा इंडेक्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड है तो आप वीडियो के सेकंड सेक्शन पर जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अल्फा और मोमेंटम इंडाइसेस के बीच कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट अल्फा इंडाइसेस मोमेंटम स्ट्रैटेजी का ही एक वेरिएशन है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है। मोमेंटम का मतलब प्राइस मूवमेंट से है, इसलिए मोमेंटम के बेसिस पर स्टॉक्स चुनते समय आप प्राइमरीली 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर के रिटर्न्स को देखते हैं। प्राइस मूवमेंट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी आप दूसरे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्टॉक यूनिवर्स को डिफाइन कर सकते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड किए जाने वाले स्टॉक्स चुन सकते हैं और ऐसे ही दूसरे पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। अल्फा इंडाइसेस भी सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इंडेक्स मेकर्स सबसे पहले स्टॉक्स के रीसेंट प्राइस मूवमेंट को देखते हैं। हमने कहा कि अल्फा मोमेंटम फंड्स का ही एक वेरिएशन है क्योंकि दोनों स्ट्रैटेजीज प्राइमरीली स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट पर डिपेंड करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। आइए अब इस बारे में बात करते हैं। मोमेंटम इंडाइसेस बनाते समय इंडेक्स मेकर्स पहले हर एक स्टॉक को एक मोमेंटम स्कोर असाइन करते हैं और फिर हर एक स्टॉक के लिए एलोकेशन डिसाइड करने के लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैप का यूज करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, फ्री फ्लोट कुछ और नहीं बल्कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल स्टॉक यूनिट्स हैं। मान लीजिए कि कंपनी में 75% प्रमोटर शेयर होल्डिंग है। रिमेनिंग 25% होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास है। इस रिमेनिंग 25% को ही फ्री फ्लोट माना जाएगा। जब आप इन स्टॉक्स की टोटल वैल्यू को देखते हैं तो इसे फ्री फ्लोट मार्केट कैप कहा जाता है। यही इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इसलिए जब आप मोमेंटम के बेसिस पर सभी 5 इंडाइसेस के क्राइटेरिया को देखते हैं तो वो वेट असाइन करने के लिए मोमेंटम स्कोर के साथ साथ फ्री फ्लोट मार्केट कैप को भी कंसिडर करते हैं। नेचुरली जितनी बड़ी कंपनी होगी फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी उतना ही बड़ा होगा। इसका मतलब है कि मोमेंटम इंडाइसेस के अपने यूनिवर्स में यूजुअली बड़ी कंपनीज के लिए हायर एलोकेशन होगा। अल्फा इंडाइसेस के केस में मेकर स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अल्फा स्कोर असाइन करते हैं। एक बार जब स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है तो शॉर्टलिस्ट किए गए स्टॉक्स के सेम अल्फा स्कोर का यूज स्टॉक्स को वेट्स असाइन करने के लिए किया जाता है। नाउ अनलाइक मोमेंटम इंडाइसेस, अल्फा इंडाइसेस में फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्राइटेरियन नहीं है, इसीलिए ये इंडाइसेस बड़ी कंपनीज के लिए बायस्ड भी नहीं है। हालांकि अल्फा फैक्टर पर बेस्ड 6 इंडाइसेस में से एक एक्सेप्शन है। निफ्टी 100 अल्फा 30 इंडेक्स के केस में स्टॉक एलोकेशन या वेट फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। अब ये समझने के लिए कि ये क्राइटेरिया इन इंडाइसेस के पोर्टफोलियो को कैसे अफेक्ट करता है, हमने निफ्टी 200 अल्फा 30 और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 के पोर्टफोलियोज को देखा। हमने इन दोनों इंडाइसेस को इसलिए चुना क्योंकि ये दोनों ही टॉप 200 कंपनीज से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले 30 स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। इसलिए उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और शॉर्टलिस्ट की गई कंपनीज काफी हद तक सिमिलर हैं। हालांकि अगर हम इन इंडाइसेस में मिड कैप एलोकेशन को कंपेयर करें तो अल्फा बेस्ड इंडेक्स में जून 2024 तक 5.38% का मिड कैप एलोकेशन था। इस सेम पीरियड में निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स में मिड कैप एलोकेशन
सिर्फ 0.74% था। जैसा एक्सपेक्टेड था, मोमेंटम बेस्ड इंडेक्स में बड़ी कंपनीज की परसेंटेज हायर थी। इस डिफरेंस को इसीलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये इन इंडाइसेस के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मार्केट में करेक्शन होता है तो बड़ी कंपनीज में जनरली कम गिरावट आती है। सो मोमेंटम बेस्ड इंडाइसेस में डाउनसाइड प्रोटेक्शन अल्फा बेस्ड इंडाइसेस के कंपैरिजन में बेटर हो सकती है। सिमिलरली, इन थ्योरी अल्फा बेस्ड इंडाइसेस मोमेंटम बेस्ड इंडाइसेस से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि वो लार्ज कैप्स के लिए बायस्ड नहीं होते और स्टॉक के परफॉर्मेंस से ज्यादा ड्रिवन होते हैं। हम वीडियो में आगे परफॉर्मेंस डिस्कस करते समय देखेंगे कि क्या ये अजम्पशन सही है। इन दोनों फैक्टर्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल में अगला डिफरेंस उनकी रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी है। सभी 5 मोमेंटम बेस्ड इंडाइसेस हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं। अल्फा बेस्ड इंडाइसेस के केस में 3 को क्वार्टरली और बाकी 3 को एवरी 6 मंथ्स रीबैलेंस किया जाता है। रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस भी परफॉर्मेंस इंपैक्ट कर सकता है। इसे समझने के लिए आइए एल्केम लैबोरेटरीज का एग्जांपल लेते हैं। एल्केम ने दिसंबर 2023 में निफ्टी 200 अल्फा 30 और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 पोर्टफोलियोज में एंट्री की थी। हालांकि दोनों इंडाइसेस ने जल्द ही से अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया। अल्फा इंडेक्स ने 3 महीने बाद जबकि मोमेंटम इंडेक्स ने 6 महीने बाद इसे बाहर किया। अक्टूबर 2023 और नवंबर 2023 के बीच स्टॉक ने 31% गेन किया था। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दोनों इंडाइसेस की तरफ से दिसंबर 2023 में इन्वेस्ट करने का एक रीजन हो सकता है, लेकिन शामिल होते ही स्टॉक ने मोमेंटम गवा दिया। ये फ्लैट रहा और 1 जनवरी 24 से 1 मार्च 24 के बीच इसने -0.14% के रिटर्न्स जनरेट किए। इस अंडर परफॉर्मेंस के चलते निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स मार्च 2024 में अपनी अगली क्वार्टरली रीबैलेंसिंग के दौरान स्टॉक से बाहर निकल गया। लेकिन मोमेंटम बेस्ड इंडेक्स को अपनी अगली रीबैलेंसिंग पर स्टॉक से बाहर निकलने के लिए 6 महीने तक वेट करना पड़ा। इसलिए जहां निफ्टी 200 अल्फा 30 ने अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक को पहले ही बेच दिया, वहीं निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ऐसा बहुत लेट कर पाया। इससे पता चलता है कि रीबैलेंसिंग में डिफरेंसेस से इन इंडाइसेस का परफॉर्मेंस डिफरेंट हो सकता है। आइए अब इन स्ट्रैटेजी इंडाइसेस के रिस्क और रिटर्न्स पर एक नजर डालें और देखें कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो इनमें से ज्यादातर इंडाइसेस रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं, इसलिए उनके परफॉर्मेंस हिस्ट्री ज्यादा पुरानी नहीं है। इसलिए हमें इस एनालिसिस के लिए बैक टेस्टेड डेटा पर रिलाय करना पड़ा। तो आइए सबसे पहले 7 ईयर ट्रेलिंग रिटर्न पर नजर डालें। पिछले 7 सालों में सभी 11 अल्फा और मोमेंटम इंडाइसेस ने निफ्टी 500 से बेटर परफॉर्म किया है। टॉप 3 इंडाइसेस निफ्टी अल्फा 50, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 और निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 ने 25% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। इसके बाद टॉप 5 में निफ्टी 200 अल्फा 30 और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 हैं। इन दोनों इंडाइसेस ने 22% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि दोनों इंडाइसेस का सेम इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है, लेकिन यहाँ निफ्टी 200 अल्फा 30 का रिटर्न निफ्टी 200 मोमेंटम 30 से मार्जिनली हायर था। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, टॉप 5 इंडाइसेस में से कोई भी मल्टी फैक्टर नहीं है। वो या तो प्योर मोमेंटम या प्योर अल्फा है। रिटर्न्स डेटा के बेसिस पर मल्टी फैक्टर अप्रोच ने प्योर मोमेंटम या अल्फा जितना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आइए रोलिंग रिटर्न्स पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि ये ट्रेंड परसिस्ट कर रहा है या नहीं। इसके लिए हमने जुलाई 2014 से जुलाई 2024 के बीच के 7 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स को देखा। द रिजल्ट्स वर नो डिफरेंट। फर्स्ट, सभी इंडाइसेस ने निफ्टी 500 इंडेक्स से बेटर परफॉर्म किया है। सेकंड, द टॉप 5 फंड्स रिमेन द सेम। थर्ड, मल्टी फैक्टर इंडाइसेस ने प्योर मोमेंटम और अल्फा इंडाइसेस से बेटर परफॉर्म किया है। रिटर्न्स के बाद हम वॉलेटिलिटी को देखेंगे। हमने वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए 2 मैट्रिक्स को यूज किया, पहला स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा डाउनसाइड प्रोटेक्शन। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के रिस्क या वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए एक बहुत पॉपुलर मैट्रिक है। हायर वॉलेटिलिटी से हायर स्टैंडर्ड डेविएशन जनरेट होता है, जिसका मतलब है हाई रिस्क। ऑन द कॉन्ट्ररी, रिलेटिवली स्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है, जिसका मतलब है लो रिस्क। हमने 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया। रिजल्ट्स हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही आए। जिन प्योर मोमेंटम इंडाइसेस ने बेस्ट रिटर्न दिए उनमें वॉलेटिलिटी ज्यादा थी। दूसरी ओर मल्टी फैक्टर इंडाइसेस में लीस्ट वॉलेटिलिटी देखी गई। अब क्योंकि रिटर्न्स एंड वॉलेटिलिटी ने एक कंट्रास्टिंग पिक्चर शो की, इसलिए ये डिटरमिन करना डिफिकल्ट है कि ओवरऑल बेस्ट इंडाइसेस कौन से हैं। हमने रिटर्न्स और वॉलेटिलिटी को कंबाइन किया। इसने हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए।
इसके लिए हमने इन इंडाइसेस के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स को उनके स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड किया। इस बीच मल्टी फैक्टर इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 30 ने बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। एवरेज रिटर्न्स के बेसिस पर टॉप 5 में प्योर मोमेंटम इंडाइसेस मिडल में थे और बॉटम 3 में फिर से मल्टी फैक्टर इंडाइसेस थे। इनमें निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30, निफ्टी अल्फा क्वालिटी लो वॉलेटिलिटी 30 और निफ्टी अल्फा क्वालिटी वैल्यू लो वॉलेटिलिटी 30 इंक्लूडेड है। अब इन 3 इंडाइसेस का एवरेज रोलिंग रिटर्न भी सबसे कम था, इसलिए हमने इन 3 इंडाइसेस को अपने आगे के एनालिसिस से ड्रॉप कर दिया, जिसके बाद हमारे पास 8 इंडाइसेस रह गए। चलिए आइए अब हम अपने दूसरे वॉलेटिलिटी मेट्रिक पर आते हैं और इन इंडाइसेस का डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखते हैं। इसके लिए हमने उन क्वार्टर्स को कंसिडर किया जहां निफ्टी 500 ने नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट किए हैं। जनवरी 2013 से अब तक ऐसे 12 क्वार्टर्स मिले। इसके बाद हमने इन इंडाइसेस के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन निफ्टी 500 से किया। वी वांटेड टू सी कितने क्वार्टर्स में ये इंडाइसेस निफ्टी 500 इंडेक्स से भी ज्यादा गिरे हैं। सो इन 8 इंडाइसेस में से निफ्टी 200 अल्फा 30 का बेस्ट डाउनसाइड प्रोटेक्शन था। 12 क्वार्टर्स में से 8 क्वार्टर्स में ये निफ्टी 500 से कम गिरा है। बाकी 4 इंडाइसेस 12 में से 7 क्वार्टर्स में कम गिरे। हालांकि अगर हम बॉटम 3 इंडाइसेस को देखें तो उनका डाउनसाइड प्रोटेक्शन बेटर नहीं था। इसीलिए हमने निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 को अपने आगे के एनालिसिस से ड्रॉप कर दिया। और फाइनली हमारे पास 5 इंडाइसेस बचे। दे आर निफ्टी अल्फा 50, निफ्टी 200 अल्फा 30, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, निफ्टी 100 अल्फा 30 एंड निफ्टी 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स। इन 5 इंडाइसेस ने ना सिर्फ अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए बल्कि इनकी वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन भी डिसेंट रही। अब अगर इन 5 इंडाइसेस के रियल टाइम रिटर्न्स पर नजर डालें तो पिछले 1 साल में इन्होंने काफी ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए हैं। निफ्टी अल्फा 50 ने 81.6% रिटर्न्स दिए हैं। सिमिलरली दूसरे 4 इंडाइसेस का रिटर्न 68% से 80% के बीच रहा। इस सेम पीरियड में निफ्टी 500 का रिटर्न सिर्फ 39.4% रहा। इसलिए कुल मिलाकर अगर आप ऐसे इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ा सकें तो कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है, फंड हाउसेस के पास पहले से ही एक ETF है, बट रिसेंटली फंड हाउस ने फंड ऑफ फंड के लिए NFO भी लॉन्च किया है जो ETF में इन्वेस्ट करेगा। तो अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ईडलवाइज और टाटा के फंड्स अवेलेबल हैं। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 के लिए आपके पास चुनने के लिए 7 ऑप्शंस हैं। निफ्टी अल्फा 50 के लिए आपके पास कोटेक से एक ETF और बंधन म्यूचुअल फंड से एक इंडेक्स फंड है। अनफॉर्चुनेटली निफ्टी 100 अल्फा 30 के लिए अभी कोई फंड अवेलेबल नहीं है। इसलिए अगर आप इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको तब तक वेट करना होगा जब तक कोई AMC इस इंडेक्स को ट्रैक करने वाला फंड लॉन्च नहीं करती। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। वी होप आपको ये एनालिसिस इंसाइटफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा इंडेक्स बेस्ट लगा। We'll see you next time. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.